दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों, हम आज खेतीबाड़ी प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। आज हमारे स्टूडियो में हैं श्री ईश्वर अंबोदिया जी, प्रगतिशील किसान, ग्राम गुराड़िया, गुजर, घटिया तहसील, जिला उज्जैन। आज हमारे स्टूडियो में बड़े ही प्रगतिशील किसान हमारे बीच हैं। आप उनसे सुनेंगे कई तरह के गुण, जिसमें आप जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ साथ किस तरह से किसान अपनी आमदनी का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और आज जिस तरह से हम किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम है। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा सबसे पहले कि यदि हमारी खेतीबाड़ी प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं या उसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम भांति के विषय पर बहुत अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे प्रगतिशील किसानों को हम स्टूडियो में बुलवाते हैं और उनसे हम कई तरह की चर्चाएं करते हैं। यदि चर्चाओं के बीच में यदि हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की भी अगर इंक्वायरी करनी हो या कोई प्रश्न पूछना हो, तो हमारे स्टूडियो का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। ये मैं इसलिए आपको बता देता हूँ कि कई सारे किसान भाई हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आती हो जो कि समझ नहीं पड़ती हो या समझ में भी आती हो और उसमें हमें और कोई सुझाव देना चाहें, तो वो सुझाव आसानी से आप हमारे पास भेज सकते हैं। आज हमारे बीच में जो ईश्वर अंबोदिया जी प्रगतिशील किसान हैं, उनसे आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती किस तरह से करते हैं। जैविक खेती में भी बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिस तरह से उन्होंने अपना अनुभव के अनुसार वो आपको बताएंगे। प्राकृतिक खेती के बारे में हम पूछते हैं अभी ईश्वर अंबोदिया जी से। ईश्वर अंबोदिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में रेडियो दस्तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका वेलकम करते हैं और हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएंगे कि जैविक खेती किस तरह से आप करते हैं या आपके जो अनुभव हैं वो हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आज बहुत खुशी की बात है कि रेडियो दस्तक पर मुझे आने का अवसर मिला। अपन प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक खेती किस तरह से की जाती है, प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को जो आपका अनुभव है वो साझा करेंगे। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती में पहला पॉइंट अपन लेंगे सर, जीवामृत। हाँ, तो ईश्वर भाई, हमारे जीवामृत बनाने के हमारे किसान भाइयों को जो विधि है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दें, जिससे कि हमारे किसान भाई हर एक रसायन को छोड़ करके प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ रुझान करें। जी, जीवामृत बनाने के लिए 10 किलो गोमूत्र, 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी, उसको लेके 200 लीटर पानी के अंदर मिनाल ड्रम के अंदर एक कर लो। उनको जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, इसे 3 दिन से उसको घुमा लो। अपना जीवामृत 3 दिन में बन के कम्प्लीट हो जाता है। फिर उसको अपन एक टंकी के अंदर 2 लीटर या 3 लीटर मिला के किसी भी फसल के ऊपर अपन स्प्रे उसका कर सकते हैं। उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। फसल अपनी हरी भरी होती है, उसके बढ़िया फायदे हैं। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती और जीवामृत बनाने की विधि ईश्वर भाई ने आपको बताई। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत।
संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो, जिसका दिल चाहे भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे। हजारों रत्न वे कीमत भरे आला से आला है। हजारों रत्न वे कीमत भरे आला से आला है। लगा उस में जरा गोता, लगा उस में जरा गोता उठा लो, जिसका दिल चाहे भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे। न ऐसा और तीरथ है जगत में दूसरा कोई, न ऐसा और तीरथ है जगत में दूसरा कोई। गया हरिद्वार में जाकर, गया हरिद्वार में जाकर समझ लो, जिसका दिल चाहे भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे।
दाग पातक का, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरासत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी है महिमा। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी है महिमा। लिखा हर पोथियों में है, लिखा हर पोथियों में है। पढ़ा लो जिसका दिल चाहे। भरासत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। भरासत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। भरासत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। कात का वीर लोगन से गुरु संतों में जा करके कात का वीर लोगन से गुरु संतों में जा करके यहाँ यम राज का बंधन, यहाँ यम राज का बंधन छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरासत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरासत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। भरासत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे।
जिसका दिल चाहे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। जीवामृत ईश्वर भाई जब अपन बनाते हैं तो उसमें बरगद के नीचे की जो जमीन लेते हैं या मिट्टी लेते हैं, उसका क्या कारण होता है या उसको लेना क्यों आवश्यक होता है? उसका ये है सर कि उस मिट्टी के अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु नहीं होते। बरगद के जो फल होते हैं उसको पंछी खा करके जब नीचे आते हैं ना उसकी वो, तो उसको खाके ने बहुत सारे जीवाणु पैदा होते हैं, इसलिए वो मिट्टी गुणकारी होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने ईश्वर भाई हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, जब बरगद के नीचे की जमीन ऊपर से थोड़ी सी उसको साफ करके, जो नीचे की जमीन होती है उसमें से करीब 2 से 3 इंच तक की खुदाई करके और उस मिट्टी को लिया जाता है, ताकि उसमें जितने भी जीवाणु हैं, मात्रा उसकी जीवाणुओं की क्यों होती है, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे जितने भी जीवाणु होते हैं बहुत ज्यादा पनपते हैं और उस मिट्टी में जीवाणु की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए उस जीवाणु युक्त जमीन को, जो मिट्टी है, उसको लेते हैं और हम उसके लिए जीवामृत बनाने के काम में लेते हैं। और जिस तरह से जीवामृत बनता है, विधि उन्होंने बताई आपको, तो विधि के अनुसार जिस तरह से सभी किसान भाई अगर इसके जीवामृत बनाएंगे, और इसमें तो कुछ लगता नहीं खर्च, जैसे आपने बताया कि पानी लगता है, सामग्री घर की रहती है, सारी सामग्री घर में अवेलेबल होती है और उसी सामग्री से आप जीवामृत बना लेते हैं। हो सकता है कि आपको 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ बाहर से लाना पड़े, या हो सकता है वो किसान गुड़ भी बनाता हो तो उसके पास गुड़ भी वैसे ही मिल जाएगा जिस तरह से होना चाहिए। और जो भी सामग्री है आपके घर में ही अवेलेबल है, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता है। और 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग अब खेती में आप करेंगे तो लगभग कितनी खेती कवर कर लेगा? 2 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन करेगा। तो 1 एकड़ जमीन में यदि आपको लगा तो 30 से 35 रुपए किलो शायद गुड़ मिलता है, तो 70 रुपए वो हो गए। और पानी तो है ही है, और जो भी बेसन अगर डालना चाहो तो वो भी आपके मतलब अनुसार है कि बेसन अगर उसमें जीवामृत में डालते हो, बेसन डालते हो, तो उसमें भी कम से कम लागत में आपको बेसन भी मिल जाएगा और घर में ही मिलेगा। तो इस तरह से आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार जीवामृत 200 लीटर का अगर बनाया तो 1 एकड़ में आप आसानी से खेती कर सकते हैं। इसका फायदा बहुत अच्छा होगा, कम खर्चे में अधिक उत्पादन होगा। ईश्वर भाई, जैसे हमारे किसान भाई सभी चाहते हैं कि जीरो बजट खेती हो, तो उसको जीरो बजट खेती की तरफ किस तरह से रुझान करें और किस तरह से हमारे किसान भाई इसका पालन करें जिससे कि वो जीरो बजट पे जाएं? जीरो बजट पे जाने के लिए सर हर घर में एक गाय होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। एक गाय से इंसान 30 बीघे की खेती कर सकता है। वाह, कितनी अच्छी बात। बिना खाद से। बहुत बढ़िया। क्योंकि गाय का गोमूत्र और गाय का गोबर बहुत ही गुणकारी होता है। एक गाय के गोमूत्र में 1-2 ग्राम में लगभग 3-4 करोड़ जीवाणु होते होंगे, पाए जाते हैं। बिल्कुल सुना है अपन ने, देखा नहीं है। नहीं, ठीक है, वो तो जो विधि है वो साइंटिस्ट प्रूव करते हैं इस बात को कि गाय के गोमूत्र में काफ़ी मात्रा में यूरिया भी अवेलेबल है। जैसे गाय का गोमूत्र अगर 1 लीटर लेंगे तो उसमें 4% या 6% तक का यूरिया आपको मिल जाएगा। हाँ, तो अपन गाय के रखने से अपन जीरो बजट में लाभ ले सकते हैं। उसका गोबर बहुत काम में आता है, उससे अपन खाद भी बना लेते हैं, केंचुआ खाद, जीवामृत वगैरह जो भी मतलब अपन बनाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा हमारा ईश्वर भाई ने हमको ये आइडिया दिया है कि जीवामृत के साथ साथ ही आप जब वर्मी कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ में वर्मिस बायोगैस स्लैरी भी बना सकते हैं, और उतने में ही एक गाय के द्वारा ही आप इतनी 30 बीघा खेती बता रहे हैं, तो 30 बीघा खेती करना कितना लाभकारी है। हर किसान इतना कुछ करे तो जीरो बजट की तरफ वो आ सकता है। अब इसमें खर्चा कुछ भी नहीं होता है। गाय जो आप पालते हैं तो गाय हमें दूध देती है, दूध के साथ साथ ही दूध के और भी प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊं कि जैसे गाय का गोमूत्र है, अगर एक दिन में आपने 5 लीटर गोमूत्र भी संभाल के रख लिया तो ये अपनी खेती के लिए एक अच्छा एक साधन है कि गोमूत्र से आप खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें यूरिया की पूर्ति होती है, बहुत अच्छा यूरिया जो नाइट्रोजन जिस तरह से मिलना चाहिए किसानों को। गोमूत्र से अपनी खेत की जो मिट्टी है ना, मिट्टी भी मतलब मुलायम होती है। बहुत अच्छी बात है। अपन ने देखा है कहीं पर भी रास्ते में या खेत में जहाँ पर गाय मतलब
गौमूत्र कर देती है, वहाँ की मिट्टी देखो अपन एकदम मतलब बिल्कुल मुलायम हो जाती है। बहुत अच्छी। तो उसी तरह से गौमूत्र बहुत ही बढ़िया गुणकारी है। हाँ, तो गोबर का भी संग्रह आप कर सकते हैं। एक दिन में अगर गाय गोबर करती है तो 15 से 20 किलो गोबर तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो इतना गोबर भी मिल गया, गौमूत्र मिल गया। उसके बाद गाय अगर एक टाइम में 4 लीटर दूध देती है तो आज हमको जो बाजार में दूध मिल रहा है वो लगभग 64 रुपए या 65 रुपए लीटर मिल रहा है। तो आप देखिए कि 4 लीटर दूध एक टाइम में दिया तो 8 लीटर दूध एक गाय एक दिन में देती है। और गाय का दूध भी बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही बढ़िया। देसी गाय का जो दूध है वो A2 मिल्क कहलाता है। A2 में ये होता है कि लंबे समय तक अगर वो दूध का सेवन करें आप तो गाय के A2 मिल्क में स्वर्ण की मात्रा बहुतायत में मिलती है। तो उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आप पौष्टिक दूध का सेवन करेंगे तो आपका हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो हेल्थ भी बहुत अच्छी आपकी रहेगी। और दूसरा जो जर्सी गाय है या होल्स्टीन गाय है वो उसका A1 मिल्क होता है जिसमें स्वर्ण की मात्रा नहीं होती है। उसमें वो काफ़ी समय तक अगर आपने लिया तो उसमें कैंसरस सेल्स भी शरीर में पैदा होते हैं। तो हमारा यही सुझाव है किसान भाइयों कि आप जाने अनजाने में अगर विदेशी गायें जो कहते हैं कि होल्स्टीन गाय या जर्सी गाय अगर पालते हो, दूध तो मात्रा बहुत ज़्यादा देती है, वो 15 लीटर 12 लीटर 20 लीटर दूध देती है, लेकिन उस दूध का इतना उपयोग अच्छा नहीं होता जितना देसी गाय का होता है। तो देसी गाय की अगर मैं ईश्वर जी से बात करूं कि देसी गाय की क्या पहचान है या कौन कौन सी वैरायटी की देसी गाय होती है? देसी गाय तो सर जो गाय गांव में पहचान होती है हमारी, बाकी तो बाहर से तो जो आती है अलग ही रहती है वो गाय। तो देखिए गाय की पहचान तो होती है, जैसे नाम से भी जाना जाता है। सिंधी गाय होती है देसी, इसके बाद गिर गाय होती है, थरपरकर होती है, अंकरेज होती है। तो ये वैरायटी हमारी आसानी से उपलब्ध है। जैसे पंजाब या हरियाणा राजस्थान से इस तरह की गायों का आप बाजार देख करके वहाँ से खरीद सकते हैं। या गिर गाय जैसे गुजरात में कुछ जगह है जहाँ पर गिर गाय अवेलेबल है। तो गिर गाय की जैसे पहचान क्या है कि गिर गाय की पूंछ लंबी होती है और सीधी होती है। वो उसकी पूंछ के जो बाल हैं नीचे जमीन तक टिके होते हैं और उनके खुरों के पास में जैसे पेंजनिया पहनते हैं ना, तो काला काला एक निशान रहता है जैसे कोई पेंजनिया पहन रखी है। तीसरी बात, उसके सिर बड़ा होता है, कपाल चौड़ा होता है, मोटा और होता है। हाँ, और उसके बाद में जो उसके सिर है का कपाल का साइज है बहुत बड़ा होता है और जो सींग है थोड़ा नीचे की तरफ झुके होते हैं और उसके कंधे के ऊपर जो कंदोल होती है या जो उसकी जो गर्दन के पास में जो हम्प होता है, जो कहना चाहिए कि थोड़ी सी उठी हुई होती है खंडोल, वो उससे उस गाय की पहचान होती है कि ये देसी गाय है। और बाकी विदेशी गाय जो जर्सी है, होल्स्टीन है, ये सपाट कमर वाली, सपाट पूरी प्लेन होती है तो उनकी यही पहचान होती है। और दूसरी चीज ये कि जब वो कंदोल जो जिसको बोलते हैं, जो हम्प जिसको कहते हैं, कि वो हम्प में जब सूर्य की किरणें लगती है तो जो प्रकाश की किरणें उनके ऊपर पड़ती है तो प्रकाश की किरणों से उसमें स्वर्ण की मात्रा उपलब्ध होती है। जिस तरह से गौ माता दूध देती है, जैसे दूध बनता है उसी तरह से उसमें स्वर्ण की कंदोल से क्रिया करके, जिस तरह से कि एंटेना का काम करती है ना कंदोल, उसी तरह से सूर्य की रोशनी लेती है और वो स्वर्ण की मात्रा को डेवलप करती है। तो धीरे धीरे जब आप दूध का सेवन करेंगे तो शरीर में स्वर्ण की मात्रा ऑटोमेटिकली आपको लगेगी और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। जैसा कहा जाता है कि A2 मिल्क बहुत गुणकारी होता है। तो हर किसान भाई को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तो देसी गाय ही पालें। हर घर में गाय देसी पालना जरूरी, बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से उसकी पहचान भी हमने आपको बताई कि किसान भाइयों इस तरह की पहचान होती है और ज्यादातर हो सके तो देसी गाय का पालन ही करें, मेरा तो यही सुझाव है। और ईश्वर भाई क्या कहेंगे इस बार? गाय तो जरूरी है सर। आज से 20 साल पहले अपन देख लो, भैंस थी नहीं, भैंस थी पर हर घर में लगभग 10-12 गाय रहती थी और 1-2 भैंस रहती थी। देखिए भैंस का भी मैं ये कहूँगा कि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। भैंस का दूध भी फिर भी मतलब एक अच्छा दूध कहलाता है जो कि जर्सी गाय के दूध से बेहतर होता है सर। बल्कि समझने वाले किसान भाई को, सब किसान भाइयों को मालूम है गाय और भैंस के दूध में, भैंस का दूध सर अपन कितना भी फेंट में समझ लो तगड़ा, अपन भैंस जब जनती है ना तो उसका बछड़ा या बछड़ी लगभग 10-12-15 दिन से कंप्लीट नहीं होते हैं और गाय जनी और 2 घंटे में उसका बछड़ा उछलने लग जाता है। इतने मतलब उस दूध के अंदर ताकत है। भैंस का दूध लगभग जो भी है वो ठीक है, बल्कि गाय के दूध के बराबर उसकी
मात्रा कम है। किसान भाइयों, गाय का महत्व आपने समझा। गाय पालने से हमारी खेती में बहुत अच्छा उत्पादन बढ़ सकता है, जो कि खेती में न के बराबर खर्चा होता है, जिससे कि आप खेती अच्छे तरह से कर सकते हैं। खेती करने के यही एक फार्मूले हैं जिससे कि आप जीरो बजट की तरफ जा सकते हो। अब देखिए, जिस तरह से आप दूध बेचते हैं, तो दूध का भी आप सेवन अगर घर में करते हैं तो ठीक है, अगर बेचना चाहें तो आज 60-65 रुपये लीटर दूध बेच सकते हैं, उससे आमदनी होगी। उसके बाद में आपका जो आप घी बनाएंगे, तो घी भी आज अगर देसी गाय का घी है, तो मैं जैसे अगर जैविक रजिस्टर्ड हैं और जैविक खेती कर रहे हैं लोग, तो उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जैसे कोई भी जैविक प्रमाणीकरण संस्था हो, उससे सर्टिफाई करवा लेते हैं, तो वो 2000 रुपये किलो घी बिक रहा है बाजार में। उसके बाद में आपका पनीर बिकता है। पनीर भी 400 से लेकर 600 रुपये किलो तक का बिक जाता है। उसके बाद मट्ठा जो निकलता है, मट्ठा भी 40 रुपये लीटर बिक जाता है। छाछ बोलते हैं। हाँ, छाछ बोलते हैं इसको। तो उस तरह के मतलब कितने आप तरह से मतलब गाय के बहुत फायदे हैं, और उससे कितनी आमदनी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये आमदनी जनरेट होना मतलब खेती में आपका जो खर्चे को कम करना और खेती अच्छे से अच्छी होना, उत्पादन अच्छा होना, बढ़िया होना, तो उससे आपका ये लाभ का ही सौदा है। और किसान भाई गाय का पालन बहुत सारे कर भी रहे हैं। हाँ, करना चाहिए। जिस तरह से आपको लाभ मिलता है, हर किसान को गाय तो पालना ही चाहिए। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। ए जी प्रेम प्रेम तो सब कहे रे, प्रेम प्रेम तो सब कहे, और प्रेम न चीन्हे को। आठ पहर भींजा रहे, और प्रेम कहावे सो। तो 8 पहर 64 घड़ी रे, और लागी रहे अनुराग। हृदय पलक ना बिसरे, तब साचा बेराग। पिया प्रेम रस प्याला, सो जन है मत वाला। जीने पिया प्रेम रस प्याला, सो जन है मत वाला। अरे सो जन है मत वाला, सोजन है मत वाला। हाँ हाँ, सोजन है मत वाला, सोजन है मत वाला। जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला। जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला। चक्र को बंध लगावे, उल्टी पवन चढ़ावे। मूल चक्र को बंध लगावे, उल्टी पवन चढ़ावे। जरा मरण भय व्यापे नाही, जरा मरण भय व्याप
पे नाही। सतगुरु शरण में आवे सो जन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला। अरे सो जन है मत वाला, सो जन है मत वाला। अरे सोई जन मत वाला, वही जन मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला वही जन मत वाला। धरती हरि मंदिर देखे बिन बादल झरे पानी, बिन धरती हरि मंदिर देखे बिन बादल झरे पानी। हाँ बिन दीपक होवे उजियारा, बिन दीपक होवे उजियारा। सो जन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला। अरे सोई जन मत वाला, वही जन मत वाला। ए जी सोई जन मत वाला, वही जन मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला। इंगला पिंगला सुष्मण नाड़ी उन्मुनि के घर लावे, इंगला पिंगला सुष्मण नाड़ी उन्मुनि के घर लावे। अष्ट कमल पर कमल विराजे, अष्ट कमल पर कमल विराजे। बेला सो जन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला। अरे सो जन है मत वाला, सो जन है मत वाला। अरे सोई जन मत वाला, वही जन मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला सो जन है मत वाला। चांद सूरज दिवस नहीं रजनी कहाँ सूरत को लावे, चांद सूरज दिवस नहीं रजनी कहाँ सूरत को लावे। अमृत पीवे मगन होई रेवे, अमृत पीवे मगन होई रेवे।
सोजन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला। अरे सोई जन मत वाला, वही जन मत वाला, हाँ सोई जन मत वाला, वही जन मत वाला। जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला। चांद सूरज के घर राखे, भूला मन समझावे। चांद सूरज के घर राखे, भूला मन समझावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सहज सहज गुण गावे, सोजन है मत वाला, हाँ सहज सहज गुण गावे, सोजन है मत वाला। जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला। सोजन है मत वाला, सोजन है मत वाला, ये जी सोजन है मत वाला, सोजन है मत वाला। जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला, जीने पिया प्रेम रस प्याला, सोजन है मत वाला, हाँ सोजन है मत वाला, हो सोजन है मत वाला, हाँ सोजन है मत वाला। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ईश्वर जी, और भी हम प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ अग्नियास्त्र वगैरह जो बनाते हैं आप, तो उसकी विधि भी हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अग्नियास्त्र कैसे बनता है। अग्निअस्त्र किसान भाइयों, अपन 5 लीटर कम मात्रा में बनाए या पूरी मात्रा में बनाओ। 10 लीटर गोमूत्र ले अपन, उसके अंदर अपन तम्बाकू, नीम के पत्ते, लहसुन की चटनी, इनको मिला के अपन 10 लीटर पानी के अंदर मिला लो और उनको अपन चूल्हा लगाओ। एक जैसे पुराने लोग पहले दारू निकालते थे, उस माध्यम से उसको उकालो। 10 लीटर पानी में से उबलते उबलते लगभग वो 3-4 लीटर बच जाए, फिर उसको अपन ठंडी छांव में रख लो और उसको उस पानी को प्रत्येक टंकी के अंदर 100 ग्राम या 200 ग्राम अपन लेके न किसी भी फसल के ऊपर अपन छिड़काव कर सकते हैं। उससे अपना कीटनाशक जो भी मतलब बीमारी है फसल को दिक्कत देने वाली, उससे अपन छुटकारा पाते हैं। ईश्वर जी, अग्निअस्त्र से कीटाणु मतलब जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो इंसेक्टिसाइड जो काटने चबाने वाले कीड़े मरेंगे या आपके जो रस चूसने वाले कीड़े मरेंगे? रस चूसने वाले कीड़े पेस्टिसाइड में आते हैं और काटने चबाने वाले कीड़ों को हम इंसेक्टिसाइड में बोलते हैं। इससे सर कीड़ा मरने वाला कोई भी नहीं है। इससे एक फायदा ये है कि इसका जहाँ पर अपन छिड़काव करेंगे ना जी, वहाँ पर जो ये नुकसान देने वाले जो भी हैं कीड़े, वो उस फसल के ऊपर नहीं आएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो कीड़े जिसके ऊपर अग्नियास्त्र का छिड़काव हो जाएगा वो या तो वो जनरेशन बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा, या कहें कि वो भूखे प्यासे रह करके 2 दिन 4 दिन में वो अपने आप नीचे लटक जाएंगे। बिल्कुल। और मरने का सवाल यहाँ तक कि जब वो खाएगा नहीं, चबाएगा नहीं, तो मरेगा, जिंदा कैसे रहेगा? इसलिए वो शायद हो सकता है कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो काटने चबाने वाला कीड़ा भी बगैर खा के, बगैर कुछ रस चूसे वो वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।
और हो सकता है कि वहाँ जो जनरेशन इनकी मल्टीप्लाई होती है वो जनरेशन भी रुक जाए। तो इस तरह से अग्निअस्त्र का प्रयोग भी हमारे किसान भाई करें तो उसका भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगली जो चीज हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई चाहते हैं कि आप जिस तरह से 10 पर्णी का प्रयोग करते हैं जी, तो 10 पर्णी का प्रयोग भी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कौन कौन सी पत्तियों को लेकर के आप गौमूत्र में उसको उबालना चाहेंगे या उबालने का किस तरह का उसमें रेशियो रखेंगे, जिस तरह से जैसे 10 तरह की पत्ती हैं तो कौन कौन सी पत्ती कितनी कितनी लें जिससे हमारे 10 पर्णी तैयार हो सके। 10 पत्ती का अपनी भाषा में काढ़ा बोलते हैं अपन, 10 पत्ती वाला काढ़ा। उसमें अपन 2 किलो धतूरे के पत्ते ले लो, 2 किलो आंकड़ा के पत्ते, 2 किलो गेंदी जो अपन बाल तुलसी बोलते हैं बहुत अच्छा उसके ले लो, 2 किलो बेसन 2 किलो बेशरम के पत्ते, 2 किलो नीम के, 2 किलो अरंडी होती है अरंडी के ले लो, 2 किलो घासर घास ले लो, 2 किलो पुमाड़े के पत्ते ले लो, बेलपत्र भी ले हाँ 2 किलो बेलपत्र और 2 किलो एक नीम जैसी बकान होती है उसके भी ले लो। इनको तो इस तरह से 10 तरह के पत्ते हो जाते हैं और 10 तरह के पत्तों को थोड़ा सा कुचल लें। हाँ कुट्टी मशीन होती है सर, कुट्टी मशीन में डाल लो। उसके अंदर अपन लहसुन या अपनी हरी मिर्ची भी भले ही डाल सकते हाँ डाल सकते हो। फिर उसको अपन 40 लीटर पानी के अंदर उबाल लो। 40 लीटर पानी में सर उबलते उबलते लगभग 10 लीटर पानी बच जाए, अपना काढ़ा हो गया कंप्लीट। बहुत बढ़िया। उसको छान लो अपन, रख लो 2-3 दिन। फिर प्रत्येक टंकी के अंदर अपन जितनी कम मात्रा में बचेगा पानी उतनी अपनी दवा ज्यादा खतरनाक बनेगी। किसान भाइयों, जिस तरह से फार्मूला बता रहे हैं हमारे ईश्वर जी, उस तरह से एक आयुर्वेदिक का फार्मूला है। किसी भी काढ़े को बनाने के लिए आपने अगर 100 लीटर पानी लिया या 100 लीटर गौमूत्र लिया तो उसको इतना उबालें कि उसका आधा वो रह जाए, आधे से भी आधा। हाँ, तो उस तरह से जितना स्ट्रांग बनाना चाहें उतना आप उसको ज्यादा से ज्यादा उबालते रहें। अगर 50% उबाल लिया है तो वो अपनी लेवल पर आ जाता है कि हाँ वो काढ़ा तैयार हो गया है। लेकिन ईश्वर भाई का कहना है कि और भी ज्यादा उबालें, उसको 30% 40% रह जाए, तब तक वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट, ज्यादा गुणकारी होगा, सांद्रता उसकी ज्यादा गुणकारी हो जाती है या वो बहुत कम में ज्यादा काम करने वाला हो जाता है। और इससे ये नहीं कि एक ही फायदा मिलेगा, इससे कीटनाशक भी रुकेगा। दूसरी बात, इससे जो फसल में टॉनिक मिलता है वो टॉनिक का भी काम करेगा। ये मतलब फसल को पूरी तरीके से जो भी कमियां होगी ना सब दूर करता है ये। बहुत अच्छी बात बताई हमारे किसान भाइयों को आपने। ईश्वर जी, आप हमारे किसान भाइयों को केंचुआ खाद बनाने की विधि भी पूर्ण तरीके से बताइए कि केंचुआ खाद किस तरह से और किस आसान तरीके से हम बना सकते हैं। केंचुआ खाद बनाने की विधि होती है, अपन गोबर लो। दूसरी बात, जो भी अपना कचरा कुचरी है, अपन जहाँ पर गाय भैंस बांधते हैं ना, वहाँ की जो भी सारी सामग्री है ना उसको अपन एक जगह इकट्ठा करके उसका टेम्परेचर ठंडा करो। उसको अपन पानी से महीने में 2-3 बार गीला करके उसको चौड़ा कर दो। जिसके बाद अपन ने जो भी केंचुआ खाद बनाने के लिए जो भी अपन ने वर्मी बेड है या फिर अपन ने पक्का बनाया है उसके अंदर डाल दो। उसका पूरा टेम्परेचर ठंडा होने के बाद उसके अंदर अपन केंचुआ डाल दो। केंचुए डालने के बाद में मतलब 1 महीने के अंदर केंचुआ खाद बनना अपना शुरू हो जाएगा। तो लगभग 60-70 दिन में अपना खाद बन के तैयार। ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज आपने हमको, हमारे किसान भाइयों को बताई। केंचुआ खाद बनाने का जो, या तो हमारे पास में केंचुए का जो बॉक्स मिलता है रेडीली मार्केट में वो खरीद लें, या फिर हमारे गांव में ही या फार्म हाउस के ऊपर ही केंचुए खाद बनाने की जो एक गड्ढा होता है उस तरह का बना लें। 4 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा और 2.5 फीट ऊंचा, इस तरह से। और उसमें बीच बीच में पॉकेट में 4-4, 6-6 इंच का एक गैप छोड़ दें ताकि उसमें हवा जा सके। बिल्कुल सर, ठीक है। उसमें अब सबसे नीचे जो घास फूस होती है खेती की वो बिछा दें। उसके बाद थोड़ी काली मिट्टी डाल दें। उसके बाद आप जो गोबर है वो घोल करके उसको डाल दें। उसकी इस तरह की 3-4-6 लेयर जितनी भी बन सकती है वो लेयर बनाएं और उसको केंचुआ खाद को ऊपर से ढक दें, ऊपर से मिट्टी से ढक दें और उसको किसी टाट या बोरे से ढक करके उसको नमी बनाए रखें। केंचुआ खाद बनाने की विधि के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि केंचुआ खाद जो है किसी शेड में बनाना चाहिए या उसके ऊपर छांव होना चाहिए ताकि जो हमारे केंचुए अंदर रहेंगे वो गर्मी से मरे नहीं। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो केंचुए मर जाएंगे। और उसका उसमें विशेष सर चींटियों का भी ध्यान जरूरी है। हाँ, जो चींटियां, जो लाल चींटियां होती है ये विशेषकर केंचुए के लिए दुश्मन होती है। वो खाने के लिए केंचुए को वो आ जाती हैं। बिल्कुल तो उस तरह से उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और चींटियों से बचा के रखना है। चींटियों को बचाने के लिए जहाँ पर अपन लगाएंगे ना वर्मी बेड, उसके आसपास पानी आना चाहिए। आसपास तो वो चींटी
पानी क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, तो चींटियां पानी क्रॉस करके अंदर वो पिट में नहीं जाएगी। और उसी तरह से बेड को इस तरह से रखिए, थोड़ा सा 4 या 6 इंच का ढलान रखिए, ताकि जो वर्मी वाश निकलता है बिल्कुल उसको आप किसी बॉटल या बर्तन में इकट्ठा कर सकें। वर्मी वाश का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है हमारे खेती में। बहुत बढ़िया होता है सर। जब वर्मी वाश आपका निकलेगा तो वो 2 ml 3 ml की क्वांटिटी 1 प्रति लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो आपकी फल और फूल टॉनिक का काम करता है। टॉनिक का काम करता है और स्टिमुलेंट का काम करेगा, तो उससे ज्यादा फल और फूल आपके रहेंगे और जो फूल आएंगे वो गिरेंगे नहीं, वो फल में कन्वर्ट होंगे, रुकेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज हमारे ईश्वर जी ने हमको बताई। केंचुआ खाद बनाने का साथ साथ में जिस किसान भाइयों के पास में अगर गोबर गैस है, गोबर गैस की अगर वो शैली जो निकलती है ना, तो वो मतलब और भी बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी चीज टेम्परेचर उसका कम करने की बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया। ठंडा होके निकलता है, जैसे वो निकले और अपन इधर डाल दो वर्मी बेड में, कोई दिक्कत। तो वो तो ठंडक रहती है और उसमें आप सीधी सीधी उसको उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल, वर्मी तुरंत ले लो उसको अपन उपयोग में। उसके साथ में जो बायोगैस स्लरी होती है वो वैसे भी गैस में कन्वर्ट होने के बाद में जब बाहर निकलती है और उसका रिसाव बाहर होता है तो वो सेमी लिक्विड के रूप में होता है और उसको किसी एक गड्ढे में आप इकट्ठा कर सकते हो। उस गड्ढे में से निकाल करके आप अपनी खेती में ले जा सकते हो, डाल सकते हो। या केंचुआ खाद मिला दो तो। और ये खाद जो केंचुआ खाद 70 दिन में तैयार होती है, वो खाद जो आपका जो बायोगैस स्लरी है वो तुरंत के तुरंत ही आप खेत में डाल सकते हो। बिल्कुल। और जब केंचुआ खाद बनाते हो तो केंचुआ खाद को लगभग 70 दिन लगते हैं कि हमारा केंचुआ खाद तैयार होने में 70 दिन का पीरियड करीब करीब लग जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लगभग हर तीसरे महीने में हम केंचुआ खाद पैदा कर सकते हैं और खेत को हमेशा जितनी भी आपको फसल लगाते हैं उसमें आप तुरंत उसका उपयोग कर सकते हैं। जी सर। तो ये बहुत अच्छा एक फायदा है किसान भाइयों को। बाजार से आपको यूरिया और डीएपी और सुपर फास्फेट ये सब लाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। तो वहां तो जाएंगे तो आपको उसका खर्चा लगता है और आपको नगद खर्चा करना पड़ता है। और इस तरह से आप ये जो पैदावार करते हैं तो उस तरह का ये आइडिया तो आपको जीरो बजट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जीरो बजट खेती ही इसी को कहते हैं कि आप घर का जो आदान है उसी को यूज करें और सारी चीजें घर पर उपलब्ध है, तो उससे आपको आमदनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अब जैसे आप खेती में पैदा कर रहे हैं, जो अनाज पैदा करते हैं उसमें उसकी लागत को माइनस कर दें तो आपको बचता कुछ भी नहीं, बराबर होता है। और इस तरह से यदि घर में गाय पाल करके और खाद का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, घी का प्रयोग करें, जो छाछ निकलती है उसका प्रयोग करें, तो उस तरह से आप खेती में जितना लगता है उतना साधन उसी पैसे से आप इधर से खर्च कर सकते हो। बिल्कुल। तो किसान भाई को कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है और बहुत आसानी से खेती हो सकती है। ईश्वर भाई, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे हमारा ये मट्ठा जिसको छाछ बोलते हैं जी, छाछ का भी आप कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, उपयोग करते हैं ना सर? यदि आप करते हो तो वो बताइए। अदरवाइज इसको किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, इसका क्या उपयोग होता है, छाछ से कीटनाशक कैसे बनता है, उसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को अगर हम शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा हो। छाछ को भी सर अपन छाछ में गोमूत्र भी मिलाते हैं अपन। देखिए, गोमूत्र मिलाना हो तो मिला सकते हैं, गोमूत्र का नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन छाछ जो होती है उसकी विधि ये होती है कि 20 से 25 लीटर के कैपेसिटी का जो मट्टी का घड़ा होता है उसको लें और गड्ढा खोद करके उसमें जमीन के ऊपर जो गड्ढा खोदोगे जमीन में उसमें एक पॉलीथीन बिछा दें और उसके ऊपर घड़ा रख दें और घड़े को छाछ से भर दें, पूरी छाछ भर दें और उसमें थोड़ा सा या तो कापर का तार यानी तांबे का तार या तांबे का लोटा या तांबे की कोई चीज ऐसी वस्तु हो जो उसमें डाल सके, तो उससे कॉपर सल्फेट के रूप में वो उसका अंश जाएगा और करीब करीब 3 महीने 4 महीने तक वो छाछ अगर सड़ती है तो उसका कीटनाशक के रूप में बहुत ही बेहतर उपयोग कर सकते हो। कितना भी बड़ा कैटरपिलर होगा, कितनी बड़ी लट होगी, वो सारी उसके स्प्रे करने से खत्म हो जाएगी। तो सावधानी ये रखना है कि जब उसको छाछ से भर के रखते हैं, कॉपर डाल देते हैं, कॉपर का लोटा डाल देते हैं, उसके बाद जब उसको ढक करके रख दें और करीब करीब 3 महीने उसको सड़ने दें। जैसे ही फसल की तैयारी होती है आपकी, जैसे अभी सोयाबीन आ रहा है जी, सोयाबीन हो या कोई फलदार वृक्ष हो, तो उसके ऊपर भी अगर कैटरपिलर लगे हैं तो उसका स्प्रे करेंगे। जैसे टमाटर की खेती है या शिमला मिर्च की खेती है या आपकी जो भी कुछ सोयाबीन है, जो भी फसल होती है जिसमें कैटरपिलर लगते हैं, ज्यादातर वो किसी चीज से मरते नहीं, लेकिन आपकी छाछ से जो बनाई हुई कीटनाशक है जो घर में ही बनती है उससे खत्म हो जाएगी, से कुछ भी आपका जो नुकसान कुछ भी नहीं होना है और वो जो कैटरपिलर है या इल्ली है तुरंत मर जाने वाली। और इससे सर यूरिया का भी काम
होता है। बहुत बढ़िया। जब स्प्रे करेंगे तो सारा फसलों को फायदा ही होगा उससे। यूरिया का भी काम होता है इससे। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने हमको, हमारे किसान भाइयों को बताई। तो इसी तरह से हमारे किसान भाई अगर चाहते हैं कि उन्नति कैसे हो, तो इस तरह से उन्नति हो सकती है। किसान भाइयों, हमारे बीच जो ईश्वर जी अंबोदिया पधारे हुए हैं, ये अच्छे एक लोक गायक भी हैं और आप सुनेंगे उनके द्वारा गाया हुआ ये भजन। जाबो नुगरी काया थारो काई गुण गावा हरे हारे, काई गुण गावा अब थारो काई जस पावा, जाबो नुगरी काया थारो काई गुण गावा हरे हारे, काटी लेना घास बांध लेना टटिया हरे हारे, काटी लेना घास बांध ले तू टटिया हरे हारे, अरे सोना हंडा महल रूपा हंडा खंबा, कटे तो गयो रे एणी नगरी को राजा हरे हारे, जावो नुगरी काया थारो काई गुण गावा हरे हारे, बाळू की बीते अटारी का चढ़ना हरे हारे, अबे ओछे से प्रीत कटारी को मरना, जावो नुगरी काया थारो काई गुण गावा हरे हारे, अरे गादी गली जा थारा धरिया रे महल में हरे हारे, गादी गली जा थारा धरिया सब महल में हरे हारे, तू एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, महल बनाया हंसा रेवानी पाया हरे हारे, जावो नुगरी काया अब थारो काई गुण गावा हरे हारे, हे काई गुण गावा अब थारो काई जस पावा, महल बनाया हंसा रेवानी पाया हरे हारे। किसान भाइयों, अभी आपने सुना बहुत बेहतरीन भजन ईश्वर जी ने जो आपको सुनाया, बहुत ही प्यारा भजन गाया। ईश्वर जी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे खेती बाड़ी के प्रोग्राम में आए, पधारे और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम हमको दिया और बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की। तो किसान भाइयों, ये आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, फिर मैं आपको एक बार रिमाइंडर देता हूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हमारे स्टूडियो से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। हमें खुशी होगी कि आप अपने प्रश्नों का यहाँ से उत्तर पा सकते हैं और हम उसमें देर नहीं करेंगे, आपको ज़रूर तुरंत हम आपका रिप्लाई करेंगे। आप सुन रहे थे रेडियो दस्तक। हमारे बीच पधारे ईश्वर जी अंबोदिया, जो कि बहुत अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, स्टूडियो में पधारे। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह सिसोदिया आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। ये